अंतिम चरण के लिए 7 सीटों पर चुनाव करवाने के लिए आज पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग दल मतदान के लिए रवाना कर दिए गए हैं। अब इस चुनाव के तीसरे और प्रदेश के अंतिम चरण की 7 सीटों पर 7 मई को सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ ग्राफिक्स हम आपको बताते हैं जिसमें कहां पर किस तरह के सियासी समीकरण हैं उसे हम समझते हैं। तो कल है तीसरा और अंतिम चरण छत्तीसगढ़ में, जिसकी 7 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में ये अंतिम चरण के चुनाव हैं। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, ये वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर कल मतदान प्रक्रिया होगी। इसमें कोरबा, दुर्ग, जांजगीर चांपा भी शामिल है। अब बताया ये जा रहा है कि कोरबा और जांजगीर चांपा ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुकाबला कड़ा है। तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, रायगढ़, यहां पर बीजेपी मजबूत है। अंतिम चरण की 7 सीटों पर जल, जंगल, जमीन की बात हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं और बेरोजगारी को यहां पर एक बड़ी समस्या के तौर पर आम जनता ने बताया है। बिलासपुर की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कास्ट पॉलिटिक्स का। बिलासपुर में सबसे ज्यादा साहू और फिर यादव वोटर्स हैं और बीजेपी ने साहू समाज से ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और अब हम आपको 7 सीटों का समीकरण क्या कहता है और छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी जो 11 ऑल 11 का नारा लगा रही है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है, उससे समझने की कोशिश करते हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। और दीपक, मैं बिना किसी भूमिका के चाहूंगा सिर्फ आप ये बताइए कि इस बार मुद्दे कौन से ज्यादा हावी रहे, लोकल मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे? देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की चर्चा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि 4 महीने पहले मोदी की गारंटी के आधार पर सरकार बनी और जब मोदी की गारंटी के आधार पर सरकार बनी तो ये लाजमी है कि पूरे प्रदेश में मोदी की उस गारंटी का जिक्र था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मोदी की गारंटी का जिक्र था तो एक चीज की चर्चा सबसे ज्यादा थी, वो चर्चा थी राष्ट्रवाद की, वो चर्चा थी राम मंदिर की, वो चर्चा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और तो और लोगों ने ये तक कह दिया, जिन आम जनता से हम लोग मुखातिब हो रहे थे उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब अगर मुझे भी टिकट मिल जाएगा ना तो मैं भी मोदी के चेहरे के नाम पर जीत जाऊंगा। अब आप समझिए, यदि आम आदमी इस तरीके की बात कह रहा है, इस तरह की चर्चा कर रहा है, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उसको अपने प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, उसको अपने प्रत्याशी से मतलब नहीं है, उसको देश के प्रधानमंत्री से मतलब है, उसको देश के प्रधानमंत्री के चेहरे को वो जान रहा है, वो उस चेहरे को देख रहा है। तो लोकल मुद्दों की चर्चा तो कतई नहीं की गई। और तो हमको बिलासपुर में एक ऐसे सज्जन टकरा गए, जब उनसे पूछा कि आखिर मुद्दे क्या हैं। कुछ लोग बात कर रहे थे क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर, इन 2 जगहों पर जो सबसे ज्यादा चर्चा थी और जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है रेलवे की। लगातार ट्रेनों का बाधित होना, लगातार ट्रेनें रद्द होना, लेट चलना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और बिलासपुर की जो इंडिविजुअल समस्या थी रेलवे के बाद, वो समस्या थी कि हवाई पट्टी का सही तरीके से संचालन ना होना, एयरपोर्ट बनने के बाद भी लगातार फ्लाइट का रद्द हो जाना। ये कहा जा रहा था कि जो नेता बैठे हैं या जो नेता को हमने चुन के दिल्ली भेजा है वो आखिर कर क्या रहे हैं। जब इस तरीके के सवाल वहां के युवाओं से पूछे गए तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये चुनाव, ये शब्द है विवेक उनके, इसलिए मैं उसी लहजे में चर्चा कर रहा हूं कि भाई साहब यहाँ का चुनाव नाली के लिए, छोटी सी सड़क के लिए, पुलिया और पार्क बनाने के लिए नहीं है। हमको चुनाव लड़वाना है, सांसद को अगर हमको जिताना है तो हमको अपना राष्ट्र बचाना है, हमको अपना देश बनाना है, हमको देश को मजबूत करना है, हमको भगवा की चिंता करनी है, हमको हिंदुत्व की चिंता करनी है और हमको पूरे बिलासपुर को मजबूत बनाना है। हमको नाली, पुलिया, सड़क और इन सब से मतलब नहीं है। इसके लिए मोदी जी ने विशेष व्यवस्था की है। तो जब इस तरह की चर्चा मतदाता कर रहा है तो आप एक बात तो समझिए कि मतदाता इतना जागरूक है, क्योंकि कई जगह ये भी कह दिया गया कि भाई साहब दिल्ली में तो हमें मोदी चाहिए,
राज्यों में अगर आपको सरकार बदलनी है तो बदल दीजिए, ये सरकार आ गई, अगर लगेगा तो दूसरी बार दूसरे को दोबारा मौका दे देंगे। तो यदि इस तरह की चर्चा है तो एक बात तो साफ है, मतदाता उतना जागरूक तो हो गया है कि उसको पता है यदि लोकसभा का चुनाव है तो किन मुद्दों के आधार पर चर्चा करनी है, विधानसभा का चुनाव है तो किन मुद्दों के आधार पर चर्चा करनी है। और ये चर्चाओं का ही आधार है जिसके आधार पर नेता अपनी ताल ठोकते हैं, और जब वो जाते हैं चुनावी मैदान में या चुनावी प्रचार करने तो वो उन मुद्दों की चर्चा करते हैं। आपको ज्ञात होगा तमाम रैलियां हुई, आखिरी रैली जगत प्रकाश नड्डा की थी जो दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए, वो 5 तारीख को माफ कीजिएगा 5 तारीख को सूरजपुर के दौरे पर थे। उन्होंने भी मंदिर की चर्चा की, उन्होंने भी भगवा की चर्चा की, उन्होंने भी हिंदुत्व की चर्चा की। तो जब इस तरीके की चर्चा हो रही है तो एक बात तो साफ हो गई है कि इन सब के बीच दिल्ली के लिए कौन से मुद्दे रहेंगे ये बखूबी जानते हैं। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो पहुंचे थे। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, मंदिर की बात कर रही है। जनता ने इसके लिए तो वोट नहीं दिया था, जनता ने बेरोजगारी के लिए, जनता ने महंगाई के लिए, इन सब के लिए वोट दिया गया था। जब उनसे सवाल पूछा गया यदि आपको हिंदुत्व से परहेज है, यदि आप उस दिशा में नहीं जा रहे तो आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो काहे जनेऊ पहनते हैं, काहे तिलक लगाते हैं, क्यों मंदिर में जाते हैं, क्यों अपनी जाति का बखान करते हैं। तो जब ये सवाल पूछा गया तो इस सवाल से वो भागते नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुद्दे हैं या जो लोकसभा के मुद्दे हैं या जो प्रधानमंत्री बनाने के मुद्दे हैं या जो सांसद चुनने के मुद्दे हैं वो मुद्दे अलग हैं और जनता बखूबी जान चुकी है। और जहां पर ये मुद्दे नहीं है या जहां पर ये मुद्दे हैं भी, कि मान लीजिए कहीं नाली खराब है या गार्डन खराब है या सड़क खराब है, तो वहां का मतदाता या वहां का व्यक्ति जो मतदान करने जाने वाला है वो इस चीज को इस दिशा में करता है कि हमें अपने जो हमारा सांसद प्रतिनिधि है या जो हमारा सांसद है जिसको मौका दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, हमें उसके चेहरे से मतलब नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करता, लेकिन हमें मोदी जी को देखना है, हमें दिल्ली में मोदी को देखना है। तो जब विवेक इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का जांजगीर चांपा में वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमको शिव से राम को लड़वाना है। उसके बाद पूरी कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई। बेशक कांग्रेस ये कहने पे तुली रही आखिरी दम तक कि ये मतलब नहीं था, जो शिष्य हैं राम शिव के ही शिष्य हैं, दोनों एक ही रूप हैं, लेकिन जब मुंह से बात निकल गई तो आप उसकी कितनी भी लीपापोती कर लीजिए, उसका कोई मतलब तो है नहीं। यही हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और यही हुआ उस पूरी कांग्रेस के बीच। हालांकि चर्चाएं ये हैं, कांग्रेस के जो दरबार से चर्चाएं निकल के आई, आज ही इस विषय पे चर्चा हो रही थी, तो ये कहा नेताओं ने, ये चर्चा निकल के आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बयान दिया तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक कांग्रेस के भीतर ऐसी खलबली मची कि सबने सवाल ये खड़ा कर दिया कि आखिर खड़गे बोल क्या गए, आखिर खड़गे के मुंह से निकल क्या गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने आप को बताने की तो कोशिश करती है जो भारतीय जनता पार्टी करती थी। आपको याद होगा भूपेश बघेल का वो 5 साल का कार्यकाल जिसमें उन्होंने भरसक प्रयास किया राम को कैप्चर करने का, कह लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कह रहा हूं कि राम हमारे हैं, राम उनकी बपौती नहीं है। उन्होंने राम वन गमन पथ बनाया, उन्होंने रायगढ़ में इतनी बड़ी रामलीला करवा दी और तमाम चीजें की। गाय गोबर किसान की बात कर दी, गाय के संरक्षण की बात कर दी, गौठान बना दिया, गौमूत्र खरीदा, गोबर खरीदा, तमाम चीजें की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हाथ में आई तो मात्र 35 सीटें। तो आप समझ सकते हैं, वो किसी ने सही कहा है, जो जिसका काम है वो करे तो ज्यादा बेहतर है, यदि दूसरा करेगा तो कहीं ना कहीं कोई कमी या गलती रह जाएगी। वही मौजूदा राजनीति में भी हो रहा है। कांग्रेस बच जरूर रही है, कांग्रेस चर्चा जरूर नहीं कर रही है, लेकिन चाहे वो चर्चा ना करे, चाहे वो बचे जरूर, लेकिन इन सब के बीच भी स्थिति ये देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये प्रयास जरूर करती है कि जो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर भारतीय जनता पार्टी चलती है उस पर थोड़ा बहुत चल ले और चर्चा कर ले, शायद लाभ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपने पूरा जो विश्लेषण किया है इस लंबी चुनावी जिस प्रकार से तमाम लोकसभा क्षेत्रों का, कहीं ना कहीं बताता है कि वाकई में जमीन पर चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये भी आपका बताने के लिए कि कांग्रेस और बीजेपी को कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो इस चुनाव में
हावी होते हुए दिखाई दिए। अब बलरामपुर का रुख करते हैं। बलरामपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और क्या मुद्दे हैं बलरामपुर के, ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत यही करते हैं कि इस बार प्रमुख मुद्दे कौन से शामिल रहे बलरामपुर के? जी जी, संभवतः आवाज अभी आपकी नहीं आ रही है। राकेश एक बार फिर से बोलिए, अभी अभी आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए दिलीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। दिलीप, प्रमुख तौर पर अगर मुद्दे हम समझने की कोशिश करें तो कौन से ऐसे मुद्दे थे जो इस चुनाव में पूरी तरह से छाए रहे? देखिए, कहीं ना कहीं बिलासपुर की यदि बात करते हैं तो बिलासपुर में जो ट्रेन का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, एयरपोर्ट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये सब बातें कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन बीजेपी इसके इतर उल्टी बात करती है। बीजेपी देश के विकास की बात करती है, मोदी के नाम की बात करती है, और जो लगातार जो देश ऊंचाइयों में पहुंच रहा है, राम मंदिर की बात करती है, तो उसकी बात करती है। तो देखा जाए तो कांग्रेस जहां मोदी की नाकामियों को गिनाने में नाकाम रही है, तो वहीं यहाँ पे बिलासपुर की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो मोदी की उपलब्धियां हैं उनके सहारे चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नीति नहीं है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। वहीं बीजेपी अपने जो प्रधानमंत्री मोदी है उसके चेहरे में चुनाव लड़ रही है। जी, जातिगत समीकरणों को अगर हम समझने की कोशिश करें, अरुण साहू यहाँ से सांसद थे और अब तोखन साहू मैदान में हैं, वो भी साहू समाज से आते हैं। तोखन साहू भी, इनको बताया जा रहा है साहू समाज का खासा समर्थन मिल रहा है। जातिगत समीकरण किस और इशारा कर रहे हैं? देखिए, जातिगत समीकरण की बात की जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख वोटर यहाँ साहू समाज के आते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 लाख वोटर यादव समाज के आते हैं। तो जहां बीजेपी लगातार साहू समाज के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लगातार पिछले 3 दशकों से बीजेपी का बिलासपुर लोकसभा में कब्जा भी है, और मुंगेली से ही उनके जो सांसद प्रत्याशी हैं वे दिल्ली जाते रहे हैं। और उसके उलट दूसरी जो सबसे बड़ी जनसंख्या मानी जाती समाज की, तो वो यादव समाज है। उसी पर दांव खेलते हुए कांग्रेस ने दुर्ग के प्रत्याशी विधायक हैं जो देवेंद्र यादव, उनको यहाँ पे उतारा जाता है, क्योंकि यादव वोटर को कहीं ना कहीं बीजेपी का परंपरा का वोट माना जाता है, उनके वोट माने जाते हैं यादव। तो कहीं कांग्रेस यादव वोट की जो बीजेपी की एक खेप है उस पर सेध लगाने की कोशिश करते हुए यादव समाज से एक उम्मीदवार उतारा, देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव युवा विधायक हैं, भिलाई से 2 बार विधायक रहे हैं, और वो अकेले दम पे कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार बिलासपुर में बीजेपी लगातार पिछले 2 चुनाव से बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास से चुनाव एक तरफा चुनाव जीतते जा रही है, लेकिन इस प्रकार जिस वोटर साइलेंट है और वोटर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। अभी से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसके पक्ष में। बिल्कुल, अभी से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि वोटर साइलेंट बने रहिएगा। दिलीप हमारे साथ, चंद्रकांत पारगीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोरिया से। जी चंद्रकांत, इस बार चुनावी मुद्दों की बात करें तो किस तरह से चुनावी मुद्दे हावी रहे दोनों ओर से, बीजेपी और कांग्रेस? देखिए, मैं कोरबा लोकसभा सीट की बात करूं तो जो चुनावी मुद्दे थे, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, ये चुनाव मोदी जी को लाने और मोदी जी को हटाने के ऊपर ये हो रहा है। परंतु कांग्रेस ने यहाँ पे जो मुद्दा लाया सामने, कांग्रेस का कहना था कि सरोज पांडे बाहरी हैं, और इस मुद्दे को उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के बीच बोला। और सरोज पांडे ने भी खुलकर जो वर्तमान सांसद है ज्योत्सना महंत, उनको भी बाहरी बताया और उनको बताया कि वो यहाँ कभी कुछ काम नहीं किया। मैं यही जानना चाह रहा हूँ चंद्रकांत, ये जो भीतरी बाहरी का मुद्दा उठा, क्योंकि चरणदास महंत ये कहे थे कि सरोज पांडे जैसे प्रत्याशी कोरबा डिजर्व नहीं करते हैं, और कवासी लखमा ने भी ये बात बोली थी कि सरोज पांडे को आदिवासियों की बात समझ में नहीं आएगी। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। असली में मामला ये है कि यहाँ पे जो 16 लाख वोटर है उसमें करीबन 8 से 9 लाख वोटर आदिवासी हैं, और इसी आदिवासी वोटरों को बुलाने के लिए चरणदास महंत ने ये बातें बोली हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पिछली बार ज्योत्सना महंत जो जीती थी,
उसमें आदिवासियों की भूमिका बड़ी थी, और क्योंकि पाली तानाकार से 80,000 के लगभग लीड मिली थी, और वहीं रामपुर से भी लीड मिली थी, जिससे कोरिया से तो इनको हार का सामना करना पड़ता कांग्रेस को, परंतु लोकसभा जो पाली तानाकार विधानसभा है और वहां से जीत मिली थी, इसीलिए इसे इन्हें भारी बता रहे हैं। बनस्पत भाजपा ने भी बताया है कि क्या चरणदास महंत यहाँ के हैं, क्या चरणदास महंत भी जांजगीर के हैं, स्थानीय है नहीं, और कांग्रेस ये देती रही है कि भाई वो लगातार यहाँ दौरे करते रहे हैं। बहरहाल जो भी बात हो, चुनाव में मुद्दा ये भी बहुत हावी रहा है कि मोदी जी संविधान बदल देंगे। कांग्रेस ने इसको अच्छे से बनाया है, और कांग्रेस ने 1 लाख रुपए जो महिलाओं को देना है उसको बहुत फॉर्म भरवाए हैं, महिलाओं को आकर्षित किया है, और ये रणनीति वही अपनाई जो भाजपा ने विधानसभा में अपनाई थी। भाजपा ने फॉर्म भरवाए थे मातृवंदन के 1,000 रुपए वाले, और उसी तरह से कांग्रेस ने अभी ये रणनीति अपनाई। तो इसका कितना महत्व है, कितना फर्क पड़ता है, वो तो चुनाव में रिजल्ट परिणाम में ही मालूम पड़ेगा। बहरहाल ये है कि मोदी जी को इस चुनाव में कोरबा की सीट में 50-50 का भी ही मतलब ऐसा बताया जा रहा है। कोई कह नहीं पा रहा है कि एक तरफा को जीत जाएगा। अहम बात, बहुत अहम बात आपने कही है, एक तरफा मुकाबला नहीं दिख रहा है, फाइट टक्कर की है। बने रहिएगा चंद्रकांत हमारे साथ। अब बलरामपुर का रुख करते, राकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, कौन से बड़े मुद्दे हावी रहे बलरामपुर की, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल क्षेत्र की? देखिए विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा कि बलरामपुर जिले का एक ऐसा पिछड़ा वाला एरिया है जो लगातार एक तरफ शशि सिंह और दूसरी तरफ चिंतामणि महाराज, बीजेपी से चिंतामणि महाराज है, कांग्रेस से शशि सिंह युवा प्रत्याशी हैं। तो ये समझा जा सकता है, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली कवासी लखमा और उनके साथ लोग आए थे नेता, लेकिन वहां पास जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो वहां पास कुछ लोगों का ये कहना है कि हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात सामने ये आ रही थी कि हम पंजा को जानते हैं, मतलब हाथ छाप को जानते हैं, और कोई ना कोई ये भी बात सामने आ रही थी कि मैं तो मोदी जी को जानता हूं, मोदी जी को जानती हूं। तो ये समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण एरिया है उस ग्रामीण एरिया में कहीं ना कहीं सिर्फ मोदी जी चिंतामणि महाराज को नहीं जानते, शशि सिंह कौन प्रत्याशी हैं उनको नहीं जानते। तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो जो जारी हुआ कांग्रेस की ओर से कि 1 लाख रुपया महिलाओं को देना है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ये है कि मनधन योजना पर मंथ 1,000 महिलाओं को देना है। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भारी नजर आती दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बता दूं कि किसके सर पर चेहरा सजेगा वो तो देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं बता दूं कि जो वोटर्स की बात है तो जिला प्रशासन लगातार स्वीप के माध्यम से जो बूथ केंद्र बनाए गए हैं वहां पे पानी की व्यवस्था, नींबू की व्यवस्था, तरह तरह के लुभावन बूथ का प्रयोग किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार मतदाताओं को सामने रुझाने का काम भी किया है। जी विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने आसान शब्दों में पूरे इस चुनाव में चला क्या ये हमें बताया है। दिलीप, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए, क्या बिलासपुर में भी भीतरी और बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा गूंजा? बिल्कुल गूंजा, क्योंकि कोरबा सीट सटी हुई सीट है, इसलिए जब बीजेपी देवेंद्र यादव को भिलाई का बता के बाहरी प्रत्याशी बताने की कोशिश कर रही थी तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने जो सरोज पांडे है उसको बगल की सीट में बताया कि क्या ये बाहरी प्रत्याशी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो बाहरी और अंदरूनी प्रत्याशी का मुद्दा वो ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की इस चुनाव में एक एकजुटता जो देखने को मिली है, कभी भी चाहे विधानसभा की बात की जाए चाहे पिछले लोकसभा की बात की जाए, जब भी कांग्रेस ने बिलासपुर से प्रत्याशी घोषित किया, किसी भी सीट में किया, तो कांग्रेस ही नहीं कांग्रेस का विरोध किया, खुलकर सड़कों में आए हैं और गुटबाजी एकदम मीडिया की सुर्खियां बनी है। बयान उनके लगातार मीडिया में अपने प्रत्याशी के खिलाफ आए हैं, लेकिन इस बार जो बाहरी प्रत्याशी आया है उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है। हालांकि बिलासपुर जो लोकसभा की बात करें तो उसमें 8 विधानसभा आती है, जिसमें 6 विधानसभाओं में अभी बीजेपी का कब्जा है तो 2 में कांग्रेस का कब्जा है। और पिछले जो विधानसभा हुआ है उसमें 1 लाख वोट जो कांग्रेस को 8 विधानसभा के लिए माने जाए तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए 1 लाख वोट का गड्ढा है कांग्रेस के लिए, जिसको पाटना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के तमाम नेता मिलकर काम कर रहे हैं,
उससे कहीं ना कांग्रेस को एक शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, और कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता इस बार बिलासपुर का इतिहास भी बदलेगी, और जो 3 दशक से बिलासपुर में बीजेपी का कब्जा था, इस बार कांग्रेस सत्ता में हासिल होकर दिल्ली पहुंचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से वस्तु स्थिति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो कल छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का चुनाव है, देश में तीसरे चरण का चुनाव है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो कल मध्य प्रदेश में भी तीसरे चरण के तहत 9 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया होगी। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन फिलहाल कल के चुनाव में कोई ऐसा बड़ा निर्दलीय प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देता हुआ दिखाई दे। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही आमने सामने एक बड़ा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटें सेफ साइड हैं, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर है। यानी कि जिन सीटों पर भाजपा अपने आप को मजबूत मानकर चल रही थी, वहां पर कांग्रेस ने भी एक अच्छी फाइट दी है। चुनावी नतीजों में ये फाइट कैसे बदलेगी, इसकी बहुत कुछ पटकथा कल लिख दी जाएगी, क्योंकि जनता के मन की बात भी निकलकर सामने आएगी। और कल जरूर आप दिन भर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़े रहिएगा। सुबह 6 बजे से हम